हेलो हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के तहत जो है हम उच्चतम न्यायालय से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यानी सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम पढ़ रहे थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में हम जो है पढ़ चुके हैं। इसमें आगे जो है और जो है क्वेश्चन जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जो 21 प्रश्न है यानी 21वां जो प्रश्न है वह यह है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 126 के तहत जो है किया गया है। इसका आंसर जो है होगा अनुच्छेद 126 के तहत जो है किया गया है। 22वां प्रश्न हम देखते हैं। 22वां प्रश्न है, जब मुख्य न्यायाधीश का स्थान खाली हो या वह अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपना कार्य ना कर सके तो उसके स्थान पर उसके कार्यों को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 126 के तहत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 127 में जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जज, एडहॉक का मतलब होता अस्थाई, अस्थाई जो है नियुक्ति होती है उसे ही एडहॉक बोलते हैं। तो एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 127 में जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न जो है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में की जाती है। तो इसका आंसर होगा जो एडहॉक जजों की नियुक्ति का प्रावधान है वह केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बनता है कि एडहॉक जजों की नियुक्ति कहाँ होती है। तो एडहॉक जजों की नियुक्ति केवल जो है उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अब यहाँ पे 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न यह है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब कर सकता है। तो इस प्रश्न में जो है कई सारे प्रश्न समाहित हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि इसमें कहा गया कि अस्थायी जो न्यायाधीश होते हैं यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कब कर सकता है, यानी कब की जाती है। तो अस्थायी न्यायाधीशों की या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है तब की जाती है जब स्थायी न्यायाधीशों में गढ़पूर्ति ना हो, यानी जो स्थायी न्यायाधीश है यानी परमानेंट जो न्यायाधीश अपॉइंट हैं उनमें यदि गणपूर्ति ना हो यानी कोरम ना हो या किसी कार्यवाही का संचालन करने के लिए जजों की संख्या ना हो, तब जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर होगा जब स्थायी न्यायाधीशों में जो है गणपूर्ति ना हो यानी जजों की संख्या मतलब कि कम हो, तब जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाती है। दूसरा यहाँ से प्रश्न यह बन सकता है कि जो है एडहॉक जजों की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है। तो एडहॉक जजों की नियुक्ति जो होती है वह भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की जो है सहमति से यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर जो है भारत का जो है मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति करते हैं। और जो एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाती है वह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से जो है की जाती, यानी जो हाई कोर्ट हैं विभिन्न राज्यों में उनमें के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जो है एडहॉक जज बनाया जाता है। तो जब हाई कोर्ट के जजों को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा तो भारत का जो चीफ जस्टिस है यानी भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो जो है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भी सलाह लेंगे और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
तब जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अस्थायी अवधि के लिए, यानी इसमें अगर टाइम पूछे तो टाइम बताया नहीं गया है कि 1 साल 2 साल कितने वर्ष के लिए किया जाएगा। केवल यह जो है इसमें यह बताया गया कि अस्थायी अवधि के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की नियुक्ति जो है की जा सकती है। तो यह भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न बन सकते हैं अनुच्छेद 127 से भी। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 26वां। एक सेकेंड। अगला प्रश्न जो है वह 26वां है। किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 128 में किया गया है। यानी जो रिटायर्ड जज होंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है उच्चतम न्यायालय में कौन जो है नियुक्त करने का जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 128 के तहत किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश ही जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों को उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त करेंगे, लेकिन जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने के बाद। तो इसका प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 128 में किया गया है। अगला जो है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है घोषित किया गया है। ये 27वां प्रश्न हो गया। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उच्चतम न्यायालय होगा, इसका जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 129 के तहत किया गया है। अनुच्छेद अगला जो है अगला प्रश्न जो है वह है 28वां प्रश्न है, जिसमें अभिलेख न्यायालय की क्या विशेषता होती है? इसमें अभिलेख न्यायालय की क्या विशेषता होती है? तो अभिलेख न्यायालय की जो है 2 विशेषताएं होती हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन में वाइज जो है पूछ सकता है। इसकी समस्त कार्रवाइयाँ तथा निर्णय को प्रमाण के रूप में रखा जाता है, यानी इसके निर्णय जो है एक नज़ीर के रूप में जो है रखे जाते हैं, नज़ीर के रूप में जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो पहली विशेषता ये है। और जो है अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो सभी निर्णय जो है लिखित में होंगे और उन्हें जो है सुरक्षित रखा जाता है, यानी प्रमाण के तौर पे रखा जाता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है अभिलेख न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार रखता है, यानी अपनी कंटेम्प्ट के लिए यानी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार रखता है। तो अभिलेख न्यायालय की क्या विशेषता होती है? इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख सकते हैं 29। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है अनुच्छेद 130 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 130 में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है दिल्ली में होगा, लेकिन जो है जो भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो राष्ट्रपति की जो है सलाह से या राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं और भी जो है हाई कोर्ट की बैठकें जो है कर सकता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 30वां प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया? यानी मूल अधिकारिता को ही आरंभिक अधिकारिता या जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 131 में किया गया है, 131 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे विवाद जो केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच हो या 2 या अधिक राज्यों में आपस में हो, उच्चतम न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में जो विवाद होता है वह जो है उच्चतम न्यायालय की जो है मूल या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत जो है विवाद आता है, यानी उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ये विवाद आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है?
तो भारत का जो है सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां, सुप्रीम कोर्ट में अपील कब की जा सकती है। 32वां यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कब की जा सकती है, तो जब मामला संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या से संबंधित है एवं विधि के सारवान प्रश्न से जुड़ा हुआ है। अगर जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कब की जा सकती है, जब मामला जो है, इसका आंसर होगा जब मामला संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या से संबंधित है एवं विधि के सारवान प्रश्न से जुड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील हो सकती है। अगला जो है प्रश्न अगला प्रश्न है संवैधानिक अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी संविधान में जो है संवैधानिक अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 132 में किया गया है। अनुच्छेद 132 के तहत जो अपील की जाती है उस अपील को जो है संवैधानिक अपील कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 133 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में सिविल मामलों में अपील होती है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद जो है 133 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में सिविल मामलों में अपील होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 134 के तहत जो है आपराधिक मामले यानी जो दांडिक मामले होते हैं या जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनसे यदि अपील करनी है तो उच्चतम न्यायालय में जो अपील जो है संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र दे सकता है। यानी अपील के लिए जो प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय जो देता है वह अनुच्छेद 134 के जो है 134 ए के तहत जो है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए जो है प्रमाण पत्र देता है। तभी जो है उच्चतम न्यायालय में कोई व्यक्ति जो है ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही अपील कर सकता है। तो इसमें जो उच्च न्यायालय जो प्रमाण पत्र देता है अपील करने के लिए वह स्वयं यानी सो मोटो से भी दे सकता है यानी स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, और या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके एप्लीकेशन पे या किसी पक्षकार के आवेदन पर जो है दे सकते हैं। उच्च न्यायालय दे सकता है प्रमाण पत्र अपील करने के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है किन आपराधिक मामलों में बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती हैं। यानी कौन से ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनमें जो है उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। यानी बिना जो है सर्टिफिकेट के उच्च न्यायालय के अपील हो सकती है। तो दो मामले ऐसे हैं जो संविधान में दिए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 134 में ही दिए गए हैं दो मामले, जिसमें से पहला है जब उच्च न्यायालय ने अपील में अभियुक्त की दोष मुक्ति को उलट दिया है और मृत्युदंड दिया है। यानी जब उच्च न्यायालय ने अपील में अभियुक्त की दोष मुक्ति को उलट दिया और मृत्युदंड दिया है तो उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो है जो उच्च न्यायालय जो है अभियुक्त की दोष मुक्ति को अभियुक्त जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है उन दोष मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन जो है हाई कोर्ट है उसकी दोष मुक्ति को उलट देता है यानी अपास्त करके उसको जो है मृत्युदंड दे दिया है। तो जो है अपील बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के हो सकती है। दूसरा जो है उच्च न्यायालय मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और विचारण में अभियुक्त को दोष सिद्ध करके मृत्युदंड दिया है।
दूसरी जो है कंडीशन ये है कि जब उच्च न्यायालय जो है नीचे अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगा लेता है और उसका स्वयं जो है उच्च न्यायालय ट्रायल करता है। ट्रायल करने के बाद जो है अभियुक्त को दोष सिद्ध जो है ठहराता है और दोष सिद्ध करने के बाद जो है उसको मृत्युदंड देता है। तब इस कंडीशन में जो अभियुक्त होगा वह उच्चतम न्यायालय में अपील मतलब कर सकेगा और उसको जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है मतलब इस प्रकार के प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है 2 ऐसी कंडीशन जो है संविधान में दी गई जिसमें जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है उच्चतम न्यायालय की अंतरित अधिकारिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय की अंतरित अधिकारिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अंतरित अधिकारिता मतलब ट्रांसफर्ड ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 135 में किया गया है। अनुच्छेद 135 में जो है अंतरित अधिकारिता का प्रावधान किया गया। अंतरित अधिकारिता का मतलब ये होता है कि जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने से पहले भारत में जो है एक फेडरल कोर्ट था, यानी संघीय न्यायालय जो है भारत में जो है काम कर रहा था। तो जब भारत का जो है उच्चतम न्यायालय स्थापित हो गया 28 जनवरी 1950 को, तो फेडरल न्यायालय की जो जितनी भी शक्तियाँ थी और जो अधिकारिता का प्रयोग फेडरल न्यायालय करता था, उन सारी शक्तियाँ और अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है अंतरित कर दी गई हैं। उन्हीं शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग जो है उच्चतम न्यायालय करता है जो फेडरल न्यायालय करता था। तो इससे जो है अनुच्छेद 135 से जो है एक प्रश्न ये प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की अंतरित अधिकारिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। यानी ट्रांसफर्ड ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान अनुच्छेद 135 के तहत जो है किया गया है। तो ये लगभग जो है इतने प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं। अभी और भी प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे जो है वो हम आगे प्रश्न लेंगे, वो हाई कोर्ट से संबंधित भी लेंगे और उच्चतम न्यायालय के और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम उनको देखेंगे।